वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी में अंदर हम पढ़ रहे थे समाकलित वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण में हमने शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण पढ़े थे। और समाकलित वेग समीकरण से ही हमने अर्ध आयुकाल का अध्ययन किया था। तो देखो अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो लास्ट में हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ी थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अपने पास जो के था वो आया था अपने पास 2.303 अपॉन टी log 10 r0 अपॉन r, ये अपने पास आया था। जहां हमने बताया था यहाँ पर के क्या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, टी क्या टाइम या समय, r0 प्रारंभिक सांद्रता और r क्या थी शेष सांद्रता, और एक हमने निकाला था टी हाफ जो अपने पास आया था 0.693 बट्टा के। और इसी के आधार पर हमने एक चीज देखी थी, और एक अपने शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें तो वो अपने क्या था r0 माइनस r बट्टा टी था, ये तो था समाकलित वेग समीकरण। और इसके लिए टी हाफ जो था ये था अपने पास r0 बट्टा 2k, यह है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और यह है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अपने यहाँ पर मैंने वैसे नोट बताया था आपको, वापस देख लो एक बार। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस सूत्र में देखो, इस सूत्र में आपको प्रारंभिक सांद्रता यानी r0 कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग जो है वो अर्ध आयुकाल जो सॉरी वेग नहीं अर्ध आयुकाल टी हाफ, ये आपके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें तो इसका अर्ध आयुकाल देखो r0 पर क्या करता है, निर्भर करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे किस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हाफ टाइम प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है तब तो उत्तर होगा शून्य कोटि अभिक्रिया। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कौन सी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो आपका उत्तर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया में अपने पास गैसीय अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। गैसीय अभिक्रियाओं हेतु फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। बच्चों अपनी जो गैसीय अभिक्रियाएं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस, जैसे N2 3H2, और इस अभिक्रिया में 2 अमोनिया, इनकी क्या भौतिक अवस्था जैसे गैस है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी भौतिक अवस्था गैस होती है अभिकारक और उत्पादों की, उन अभिक्रियाओं को गैसीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और गैसीय अभिक्रियाओं में प्रथम कोटि अभिक्रियाएं जो होती है उनके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना, वो कैसे लिखोगे, तो देखो नॉर्मली अभिक्रियाओं के लिए हम लिखते हैं समाकलित वेग समीकरण, वो अपने पास क्या है, k इज इक्वल 2.303 बट्टा टी log 10 r0 बट्टा r, ये होता है आपके सामान्य रूप से प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। लेकिन बच्चों क्या होता है जब कोई अभिक्रिया में पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं या विलयन प्रावस्था में होते हैं तो उनमें परिवर्तन जो होता है वो सांद्रता में परिवर्तन के आधार पर निकाला जाता है। परंतु गैसीय अभिक्रियाएं जो होती है, इन गैसीय रिएक्शन में परिवर्तन जो होता है वो सांद्रताओं से ज्ञात नहीं किया जाता है। गैसीय अभिक्रियाओं में परिवर्तन दाब में परिवर्तन के आधार पर ज्ञात करते हैं। यानी जो हम परिभाषा लिखते हैं वेग की, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में लगा सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, वो सूत्र आपका क्या बन जाता है, अपने अभिकारक या उत्पादों के दाब में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यानी सांद्रता में परिवर्तन के स्थान पर गैसीय अभिक्रियाओं में
दाब परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही दाब प्रयोग करते हैं तो गैसीय रिएक्शन हेतु आपके गैसीय रिएक्शन हेतु एक काम करते हैं, नया पैड ले लेते हैं। तो गैसीय अभिक्रियाओं में वेग दाब में परिवर्तन के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अर्थात सांद्रता के स्थान पर दाब का प्रयोग करते हैं। ये आपके गैसीय अभिक्रियाओं में मेन चीज आ जाती है। तो मुख्य चीज आती क्या है कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अगर आपको वेग निकालना है, वेग स्थिरांक अर्थात विशिष्ट अभिक्रिया वेग निकालना है, तो आपको सांद्रता के स्थान पर दाब का क्या करना है, प्रयोग करना है। दाब में होने वाले परिवर्तन के आधार पर आप गैसीय अभिक्रियाओं में क्या निकालोगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या k का मान। और ये भी कह सकते हो कि जहां नॉर्मली अभिक्रियाओं में हम सांद्रता शब्द काम में लेते हैं अभिकारक या उत्पादों की, वहां आपको दाब शब्द का क्या करना है, प्रयोग। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण। तो आपके जो समीकरण है उसमें बदलाव क्या आएगा, यह आ जाएगा बच्चों अपने। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, k इज इक्वल 2.303 बट्टा t log 10 r0 अपॉन r लिखते हैं। तो यह आ जाएगा आपके p0 अपॉन p, यह आ जाएगा बच्चों आपके p0 अपॉन p। और ये जो आपके पास p है, p यानी शेष दाब और p0 यानी प्रारंभिक दाब। अब आप यहां पर p के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आपके p ज्ञात करना है, तो p टोटल माइनस दाब में कमी ये लिख सकते हो, जिसको आप अक्ष से दर्शा सकते हो। यानी आप समीकरण को यहां करके ये लिख सकते हो, k इज इक्वल 2.303 बट्टा t log 10 p नोड या p0 यानी प्रारंभिक दाब अपॉन p टोटल माइनस अक्ष। यह आपके आ जाएगा बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया अगर गैस की अवस्था में, तो उन अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया अगर गैस की अवस्था में, तो उनके लिए समाकलित वेग समीकरण। अब बात करते हैं बच्चों सदम या झूठी प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो बात करें छद्म या झूठी प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो बच्चों छद्म या झूठी शब्द जो यहाँ पर काम में आ रहा है, एक उदाहरण लेते हैं पहले। ये अपने पास है जैसे एस्टर का जल अपघटन, ये ले रहे हैं। तो देखो एस्टर के जल अपघटन की मैं एक से लिखूं, ये ले लिया मैंने जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O वापस ले लिया है जैसे CH3, ये आपके मैंने एस्टर ले लिया। अब इसका जल अपघटन कर देते हैं HOH की सहायता से, तो अपने पास जैसे ये बन जाएगा C2H5 COOH और एक बन जाएगा आपके पास CH3OH। ये दो पदार्थ बने, ये अभिक्रिया। अब अभिक्रिया में देखो मोस्टली
अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए वेग पद लिखूं तो क्या लिखूंगा, वेग समानुपाती C2H5 COCH3 की सांद्रता में परिवर्तन और साथ में जल की सांद्रता में परिवर्तन, वेग पद ये लिखेंगे हम। और देखो वेग पद को या इस अभिक्रिया को देख रहे हो तो आपको अभिकारक कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, और वेग पद में देखें तो दोनों की घातें एक दिखाई दे रही है। मतलब देखने पर इनकी कोटि क्या प्रतीत हो रही है, इसकी एक और एक कोटि का है, देखने पर आपको कोटि क्या दिख रही है, 1+1 यानी 2 दिखाई दे रही है। लेकिन वास्तविकता में इसकी कोटि 2 नहीं है, देखने में तो 2 दिखाई दे रही है परंतु वास्तविकता में इसकी कोटि कितनी है, वास्तव में कोटि 1 है, वास्तव में कोटि कितनी है, 1। तो हो गई छोटी, दिखाई कितनी दे रही है, 2 और है कितनी, 1। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं की कोटि देखने पर या अभिकारकों के आधार पर, अनुसंख्यता के आधार पर जिनकी कोटि 2 या 2 से ज्यादा प्रतीत होती है परंतु वास्तविकता में जिनकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो परिभाषा लिख देते हैं इसकी। परिभाषा हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें देखने पर कोटि 2 या 2 से अधिक प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में जिनकी कोटि 1 होती है, 1 होती है, उन्हें छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक लाइन में कहें तो देखने पर जिनकी कोटि अलग दिखाई दे रही है और वास्तविकता में जिनकी कोटि अलग होती है, अर्थात हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वो सेम सिस्टम ये है, देखोगे तो कुछ अलग दिखाई देगा और वास्तविकता में अलग है, तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ले लेगी स्क्रीनशॉट इसका भी। अब जो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये ले लेते हैं जैसे सुक्रोज, इसको इक्सु शर्करा भी कहते हैं, इक्सु शर्करा का जल अपघटन, सुक्रोज या इक्सु शर्करा का जल अपघटन देखते हैं। तो देखो सुक्रोज या इक्सु शर्करा का जल अपघटन, तो सुक्रोज C12H22O11, ये अपने पास सुक्रोज है, जल अपघटन है मतलब H2O ले लेते हैं, जल अपघटन करेंगे इसको, और यहाँ बच्चों H2O क्या आधिक्य में है, आधिक्य मतलब अधिक मात्रा में। अब इसका जल अपघटन करते हैं तो ये बन जाता है आपके C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज, ये 2 पदार्थ बन जाते हैं इसके जल अपघटन से। यह आपके सुक्रोज या इक्सु शर्करा जो है उसके जल अपघटन की अभिक्रिया है। तो देखो पहले नॉर्मली चलते हैं, तो दर्वानुपाती क्रिया नियम के अनुसार वेग क्या हो जाएगा, वेग समानुपाती होता है आपके C12H22O11 की सांद्रता में परिवर्तन और साथ में H2O की सांद्रता में परिवर्तन, यही होता है। अब वेग इज इक्वल
समानुपाती या चिन्ह हटाने के लिए समानुपाती स्थिरांक के ले लिया, तो C12 H22 O11 और H2। अब समझना इस बात को बच्चों, जब एक पदार्थ आधिक्य में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ की मात्रा आधिक्य मतलब बहुत ज्यादा हो, तो उस पदार्थ की मात्रा में हल्का परिवर्तन होने से अभिक्रिया का वेग बदलता नहीं है। जैसे सोचो, मॉर्निंग समय में कोई व्यक्ति दूध बेचने के लिए जा रहा है और 5 लीटर दूध है उसके पास और उसको देना कितना है, 8 लीटर देना है, तो उसने उसमें क्या मिला दिया, 3 लीटर पानी मिला दिया, हो गया 8 लीटर। अब उस दूध में पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर हम 3 लीटर की जगह वो कई बार गलती से 3 लीटर मिला दिया उसने, या 3.5 लीटर मिला दिया, तो जो लेने वाला उसको ज्यादा पता नहीं चलेगा कि दूध में पानी कितना है, क्योंकि 3 लीटर और 3.5 लीटर में ज्यादा स्वाद में परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब किसी एक पदार्थ की मात्रा आधिक्य में हो जाती है, आधिक्य का मतलब दूध से ज्यादा आधिक्य का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन दूध में पानी पहले से इतना ज्यादा घोल दिया कि अब 2 4 5 बूंद ज्यादा हो भी जाए तो दूध का स्वाद बदलेगा नहीं। मतलब जब एक पदार्थ अधिक मात्रा में, तो उस पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है वो वेग में परिवर्तन नहीं करता है। तो यहां लिख देता हूं मैं H2O बराबर आधिक्य में, H2O क्या है, आधिक्य में। तो अब आपके अभिक्रिया क्या बन जाएगी, वेग पद लिखेंगे, तो वेग इज इक्वल रह जाएगा आपके K बड़ा कोष्टक C12 H22 O11। तो इसकी कोटि, अब देखो इस अभिक्रिया की कोटि देखो, तो कोटि कितनी दिखाई दे रही है, सांद्रता है घात, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मतलब 1 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1। लेकिन अगर अभिक्रिया को देखें तो कोटि कितनी होनी चाहिए, 2, यानी देखने पर कोटि 2 दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविकता में कोटि कितनी है, 1 है। मतलब ये एक सदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है। लो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार वापस एस्टर वाला देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन। तो जो एस्टर का जल अपघटन ले लेते हैं अम्लीय माध्यम में, ये ले लेते हैं अब क्या, RCOOR, सीधा सूत्र लिख लेते हैं, सामान्य सूत्र। एस्टर जल अपघटन करना है तो ये ले लिया H2O यानी जल, जल यहां पर भी वही बच्चों आधिक्य में लेना अपने को, ये ले लिया आधिक्य में। अब अपने को करना क्या है, इसका जल अपघटन। तो एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो एस्टर के जल अपघटन से एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बनता है बच्चों आपके एल्कोहल, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो एस्टर बनता है एस्टरीकरण अभिक्रिया में, तो ये बन गया आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड बोल दो चाहे अंग्रेजी में, और ये एक बन गया बच्चों आपके एल्कोहल, एल्कोहल। ये 2 पदार्थ बन गए। अब अपने को इस अभिक्रिया का लिखना है सबसे पहले तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, या कह सकते हैं वेग नियम अप्लाई करो। तो वेग नियम क्या कहता है, वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के। तो क्रिया कारक 2 है तो दोनों की सांद्रताओं के परिवर्तन में, तो ये एस्टर की सांद्रता में परिवर्तन और गुणनफल के रूप में लिख देंगे H2O को भी, इन दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन में। ये हमने क्या किया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगवाया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, क्रिया नियम से। अब बच्चों ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लिखा है हमने, इसी में आपको आगे क्या करना है, सबसे पहले अपना वही काम, समानुपाती का तो साइन है उसको हटाना है, और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम समानुपाती स्थिरांक काम में लेते हैं। तो वेग इज इक्वल में आ जाएगा आपके के, बाकी है वैसा वैसा लिख दो RCOOR और एक लिख दो आप H2O। बच्चों दोनों में से H2O क्या आधिक्य में, तो H2O की सांद्रता क्या रह जाएगी, बराबर 1 लिख दो, क्योंकि H2O क्या आधिक्य में। कारण में लिख देते हैं कि भाई H2O की सांद्रता में परिवर्तन इकाई क्यों माना हमने, क्योंकि H2O क्या आधिक्य में। तो देखो अपने वेग पद क्या बन जाएगा, तो वेग रह जाएगा समानुपाती
स्थिरांक के बराबर और साथ में आर सी डबल ओ आर यानी एस्टर की सांद्रता में परिवर्तन। अब यहां देखो, आप अभिक्रिया को देखें तो आपको कोटि कितनी दिखाई देगी, तो यहां देखने पर आपको कोटि प्रतीत होगी 1। तो यहां पर देखो अभिकारक या अणुसंख्यता देखें तो कितनी है, 2 है। अणुसंख्यता इसकी 2 है, लेकिन कोटि कितनी है, 1। यानी देखने पर जिनकी कोटि 2 या 2 से ज्यादा प्रतीत हो रही है, परंतु वास्तविकता में जिनकी कोटि 1 है, उन अभिक्रियाओं को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो ये होगी बच्चों आपके छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया और छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल। नोट लिख लो या नोट लिख देता हूं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ आदि के में अर्थात अधिक मात्रा में होता है, तो उस पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग नहीं बदलता है, ये हो जाएगी बच्चों नोट। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक बार। तो यहां तक हमने बात कर ली प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया, उसके बाद छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की। अब बात करते हो जो अपने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमने जब रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा लिखी थी तो क्या लिखा था, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे, कर लिया, क्रियाविधि का अध्ययन और उसको प्रभावित करने वाले या वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। अब पढ़ते हैं वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपना टॉपिक है वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। और बच्चों वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हम अध्ययन करेंगे अभिकारकों की सांद्रता का या मात्रा का। ठीक है, इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक का प्रभाव भी पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम ताप का प्रभाव पढ़ेंगे, इसके अतिरिक्त हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अतिरिक्त हम विकिरण का प्रभाव भी पढ़ेंगे, विकिरण का प्रभाव। इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे हम। किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा, उत्प्रेरक का प्रभाव, ताप का प्रभाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव और विकिरण का प्रभाव, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे किसमें, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा का प्रभाव। तो देखो अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा का प्रभाव नॉर्मली हम पढ़ क्या रहे शुरू से, हम पढ़ रहे द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। और द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम का अध्ययन करें जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जो गुलबर्ग और वाजे ने दिया था।
और दरानुपाती क्रिया नियम कहता है क्या है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होता है, क्रिया कारक जिन्हें आप अभिकारक या अभिकर्मक कहते हो, क्रिया कारकों की सांद्रता या कह सकते हैं मात्रा में परिवर्तन के इसी के समानुपाती होता है। तो देखो अभिकारकों की मात्रा या सांद्रता की बात करें तो अभिकारकों की मात्रा या सांद्रता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करेगी, तो दरानुपाती क्रिया नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की मात्रा के समानुपाती है। यानी कोई भी अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ की मात्रा अधिक है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी और मात्रा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्रा के समानुपाती होता है। और जैसे जैसे अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा घटती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे अभिकारकों जो अभिकारकों का वेग है या कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की मात्रा में कमी के साथ घटता जाता है। तो यह आपके सीधा है भाई, दरानुपाती क्रिया नियम के अनुसार ये हो जाएगा। तो इसको लिख कह सकते हैं हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार अभिकारकों अनुसार अभिकारकों की मात्रा घटने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी घटता है। अब बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में ज्यादा होगा। प्रारंभ मतलब t बराबर 0 समय की बात नहीं कर रहा हूं, जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तब अभिक्रिया तीव्र गति से होगी और जैसे जैसे अभिक्रिया प्रोसीड होगी आगे बढ़ेगी उस अभिक्रिया का वेग धीमा होता जाएगा, कम होता जाएगा और अंत में अभिक्रिया का वेग बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि समय के साथ अभिकारकों की मात्रा घटेगी और घटने से अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अगला पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक का प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक का प्रभाव, लेकिन उत्प्रेरक के प्रभाव में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक की बात करें बच्चों तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक के होने या नहीं होने से अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्प्रेरक होगा तो भी अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा और उत्प्रेरक नहीं होगा तो भी उत्पाद बनेगा। लेकिन उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया का वेग बदल देता है। और उत्प्रेरक की खास बात क्या होती है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा और जब अभिक्रिया समाप्त होती है तो खुद अपरिवर्तित रहता है, यानी उसके संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को बदल देता है या परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये बच्चों उत्प्रेरक की परिभाषा है। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को कैसे परिवर्तित करेगा वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो।
ये तो हो गया तो उत्प्रेरक। अब इसकी देखो उत्प्रेरक कैसे प्रभावित करता है। तो ये अपने पास क्या है, ये हम आरेख से समझते हैं इसको बच्चों। देखो इसको आरेख से समझते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम एपी की क्रिया करवा रहे हैं सीडी के साथ, इन अभिकारकों की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये अपने अभिकारक है और इनकी क्या करवा रहे हैं, हम क्रिया करवा रहे हैं। तो अभिक्रिया में क्या होगा, यहां से यहां तक जब उत्पाद बनेगा, ये बन गया जैसे आपके Hc प्लस Bd बन गया, ये उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद ये डायरेक्ट नहीं बनता, लिखते रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट, लेकिन अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान ये आपके जो अवस्था बनती है यहाँ पर A डैश डैश B और ये C डैश डैश D, यानी पुराने बंध एपी और सीडी के मध्य, तो पुराने बंध वो धीरे धीरे टूटेंगे और इनके मध्य धीरे धीरे नए बंध बनते हैं। ये एक अवस्था बनती है जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान संक्रमण अवस्था बनती है। और देखो कोई भी कण, उस कण के पास इतनी ऊर्जा सब में रहती है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, ये सभी कणों में होती है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, ये तो सबके पास होती है। लेकिन देखो अभिक्रिया में उत्पाद करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी चाहिए, ये कंप्लीट ऊर्जा चाहिए कुल, यहां से लेकर और यहां तक। बच्चों इस ऊर्जा को कहते हैं दहलीय ऊर्जा। इसे क्या कहते हैं, दहलीय ऊर्जा। अब अभिकारक से उत्पाद कब बनेगा, जब दहलीय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो। और कण के पास ऊर्जा कितनी है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, मतलब अलग से ऊर्जा कितनी चाहिए, ये इतनी ऊर्जा चाहिए अलग से। और ये जो अलग से ऊर्जा चाहिए इस ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिक्रिया के दौरान एक अवस्था बनती है संक्रमण अवस्था। एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में अभिकारक के कणों में उपस्थित पुराने बंध तो धीरे धीरे टूटते हैं और उसी क्षण नए बंध भी बनते हैं। यानी ऐसी अवस्था जिसमें पुराने बंध टूटना और नए बंध बनना दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, उसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था जो आती है। अब जो संक्रमण अवस्था तक पहुंचने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं दहलीय ऊर्जा। और अभिकारक के कणों में जो ऊर्जा होती है वो होती है न्यूनतम ऊर्जा। इसलिए कणों को क्या होता है, इतनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उत्पाद में बदलने के लिए। यह क्रिया होती है बिना उत्प्रेरक के। जब अभिक्रिया में उत्प्रेरक नहीं लेते हैं तब ये क्रिया होती है बच्चों, बिना उत्प्रेरक के। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हमने उत्पाद अभिकारक या सॉरी उत्प्रेरक ले लेते हैं, जैसे अभिक्रिया में उत्प्रेरक लेंगे तो अभिक्रिया में क्या होगा, ये संक्रमण अवस्था जो है अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था जल्दी आ जाएगी। अब देखो अभिक्रिया में जैसे ही हमने उत्प्रेरक लिया, उत्प्रेरक लेते ही संक्रमण अवस्था आ गई। उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो उत्प्रेरक की उपस्थिति लेते ही क्या हुआ, संक्रमण अवस्था जल्दी बनी है। मतलब दहलीय ऊर्जा इतनी हो गई, और जब दहलीय ऊर्जा इतनी हो गई तो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा तो पहले जितनी है, केवल अंतर किसमें आया, आपके सक्रियण ऊर्जा में। इसको दे देता हूं मैं E A फर्स्ट और ये आ गया आपके E A सेकंड। तो उत्प्रेरक ने काम क्या किया, इस चित्र को देखो एक बार भाई। बिना उत्प्रेरक अभिक्रिया को संक्रमण अवस्था यहां तक बन रही थी, यानी इतनी दहलीय ऊर्जा चाहिए थी, और जैसे उत्प्रेरक लिया तो दहलीय ऊर्जा कम हो गई। अब दहलीय ऊर्जा दोनों में अलग हो गई, लेकिन न्यूनतम स्थिति ऊर्जा दोनों कंडीशन में सेम है, यानी बदलाव किसमें आया, अपने सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। तो उत्प्रेरक ने क्या किया, उत्प्रेरक ने अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ दे दिया। क्या दे दिया, वैकल्पिक पथ, एक दूसरा रास्ता दे दिया, वैकल्पिक पथ, जिसके कारण अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ देता है, जिससे अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा जो होती है उसका मान घट जाता है। अतः संक्रमण अवस्था जल्दी बनती है, जिससे उत्पाद क्या होगा, जल्दी बनेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों,
तो यहां तक अपने उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ लिया। अब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे शेष जो भी आपके प्रभाव नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।